हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 9 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। और चैप्टर क्या है? हमारा प्लैनेट अर्थ, अर्थ एज अ प्लैनेट। तो बहुत सारी चीजें आप ऑलरेडी प्लैनेट्स के बारे में भी जानते हो, अर्थ के बारे में भी जानते हो, लेकिन इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे उससे आपके कुछ चीजें आप और जानोगे अपनी अर्थ के बारे में और शायद इन प्लैनेट्स के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आपने रात के आसमान में कभी तारों को गिना है? कभी ये सोचा है कि इन हजारों, करोड़ों, अरबों तारों में हम कौन हैं? हमारी अर्थ कहां पर है? कभी सोचा है इस बारे में? तो अगर हम अर्थ को देखें तो हमारा अर्थ ना एक छोटा सा, गोल सा, प्यारा सा, लेकिन बहुत ही खास प्लैनेट है। बहुत खास क्यों? क्योंकि अगर पूरे सोलर सिस्टम को, जितने प्लैनेट्स को हम जानते हैं, अगर हम सभी प्लैनेट्स में देखें तो सिर्फ अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो ये चीज हमारी अर्थ को बहुत ही खास बनाती है। अब अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ के ऊपर 71% हिस्सा जो है वो पानी है और 29% जो है वो लैंड है। क्योंकि ज्यादा पानी है इसलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आप कभी स्पेस में जाओ बड़े होके, ठीक है, अगर आप स्पेस में जाओ तो स्पेस में आप देखोगे ना कि आपको लगेगा कि एक छोटा सा ब्लू कलर का टाइनी सा मार्बल किसी ने स्पेस में ऐसे फेंक दिया है। और वो मार्बल क्या है? वो मार्बल है हमारा अर्थ। तो अर्थ सिर्फ इसलिए खास नहीं है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा हिस्सा पानी है, बट अर्थ के पास ना एक परफेक्ट कॉम्बो है जो यहाँ पर लाइफ को बैलेंस करता है। यहाँ पर धूप, पानी, जीवन सब कुछ आपको मिलेगा और ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है किसी भी जगह पर लाइफ को एग्जिस्ट कराने का। तो पहले ना लोगों को ये लगता था कि अर्थ एकदम फ्लैट है, ठीक है, जैसे हम पेपर पर एक मैप देखते हैं, एकदम ऐसा फ्लैट सा वर्ल्ड मैप। तो लोगों को पहले लगता था कि अर्थ कुछ मतलब पूरी अर्थ कुछ ऐसे फ्लैट सरफेस है। लेकिन मैगेलन ने पूरे दुनिया को घूम एक जगह से शुरू किया और वापस उसी जगह पर आके रुक गए। तब उन्होंने लोगों को बताया कि बॉस, अर्थ फ्लैट नहीं बल्कि अर्थ गोल है। अगर फ्लैट होती तो वो कहीं एक कॉर्नर पे, अगर मान लो ये अर्थ होती और वो यहां से शुरू करते और यहां पर पहुंचते तो यहां से गिर नहीं जाते, मतलब या रुकना पड़ता या रुकते नहीं तो वो गिर जाते, तो फिर वो कहीं स्पेस में ऐसे उड़ रहे होते, राइट। बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने जिस जगह से शुरू किया वो उसी जगह पर आके रुके, जिससे उन्होंने लोगों को बताया कि अर्थ फ्लैट नहीं बल्कि अर्थ गोल है। प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, इवन जो छोटे छोटे बैक्टीरिया है ना, वो भी इस अर्थ का एक बहुत ही खास हिस्सा है। मतलब हम सब आपस में ना बहुत खास तरीके से जुड़े हुए हैं। अर्थ की कुछ सीक्रेट साइकिल्स भी हैं, जैसे कि ऑक्सीजन साइकिल, हीट साइकिल, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऐसी बहुत सारी साइकिल्स हैं। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं साइकिल्स को समझेंगे कि कैसे ये हर सेकंड काम करती हैं और हमारी लाइफ को यहाँ पर एग्जिस्ट कराती हैं। मतलब इस अर्थ को एक लाइफ देती हैं, लाइफ एग्जिस्ट करने वाला प्लैनेट बनाती हैं। अर्थ गोल क्यों है? हर जगह सनराइज, सनसेट अलग अलग टाइम पर क्यों होता है? और कैसे पेड़ ऑक्सीजन बनाते हैं, बायो में भी पढ़ा होगा, और कैसे क्लाउड्स बारिश बनाते हैं। तो बस इस चैप्टर में हम सिर्फ पढ़ाई नहीं करने वाले हैं, बल्कि ये हमारा ना एक पूरा एडवेंचरस राइड होने वाली है फ्रॉम स्पेस टू द अर्थ। तो स्पेस से जमीन तक की एकदम एडवेंचरस राइड है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब आप मेरे साथ चलने वाले हैं अर्थ की एडवेंचरस राइड पर, जहां पर हम अर्थ को सिर्फ अपना घर नहीं मानते हैं बल्कि अर्थ इज मिरेकल इन मोशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं अर्थ एज अ यूनिक प्लैनेट। तो अर्थ इज आवर होम, ठीक है। तो हमारा घर कहाँ है? मतलब इस पूरे स्पेस में अगर हम बात करें
तो हम कहाँ पर रहते हैं? अर्थ कहाँ पर है? अर्थ है मिल्की वे गैलेक्सी में। सो आवर होम इज इन मिल्की वे गैलेक्सी। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो एक बड़ी सी मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्ट है। आपने रेत का ढेर देखा होगा, काफी बड़ा ढेर। तो उस बड़े से ढेर में ना छोटे छोटे कण होते हैं, मतलब बहुत छोटे रेत के पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर आप इस मिल्की वे गैलेक्सी में अर्थ को सोचो ना, तो उतने ही बड़े ढेर में कहीं पर एक छोटा सा चमकता हुआ सा एक डस्ट का पार्टिकल है, और उस पार्टिकल पे, एक छोटे से पार्टिकल पे हम लोग रहते हैं। तो सोचो एक बड़ी सी गैलेक्सी का हम एक छोटा सा पार्ट है। So Milky Way has billions of stars spiraling as a majestic dance। तो मतलब अगर हम मिल्की वे गैलेक्सी को देखें ना, तो वो एक ऐसे स्पाइरल की तरह है, और एक ऐसा स्पाइरल है जहां पर बहुत सारे तारे घूम रहे हैं, और ये बिलियंस ऑफ स्टार्स जो है ना वो ऐसे घूम रहे हैं, ऐसा लगता है कि एक मेजेस्टिक डांस चल रहा हो। कुछ ऐसी ही इमेजिनेशन की गई है अबाउट द मिल्की वे गैलेक्सी। नाउ अब अगर हम मतलब मिल्की वे गैलेक्सी से जो एक बहुत बड़ा सा रेत का ढेर है, उसमें से अगर हम एक छोटे से ढेर पर आ जाएं, एक बहुत ही छोटे से ढेर पर जहां पर कुछ ही कण हैं, 9, 10, 12 कण हैं, तो उन कणों में है हमारा सोलर सिस्टम। तो हमारा सोलर सिस्टम क्या है? सेंटर में है सन, और सन के अराउंड 8 प्लैनेट्स घूमते हैं, और इन प्लैनेट्स के मून्स इन प्लैनेट्स के अराउंड घूमते हैं, एंड देयर आर काउंटलेस एस्ट्रॉइड्स। अब आपने पढ़ा ही होगा, आई नो आपको पता होगा, बट लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन अ लिटिल बिट कि एस्ट्रॉइड्स होते क्या हैं। तो एस्ट्रॉइड्स ना छोटे छोटे रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सन के अराउंड ऑर्बिट करते रहते हैं। इवन कुछ प्लैनेट्स के अराउंड भी ऑर्बिट करते हैं, जैसे कि मार्स और जुपिटर की अपनी एस्ट्रॉइड बेल्ट्स होती हैं। तो जैसे ये है मार्स और ये है जुपिटर, तो इनके अराउंड प्रॉपर स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सर्कल करते हैं, और इन्हीं को हम एस्ट्रॉइड्स बुलाते हैं। नाउ प्लैनेट वर्ड, जो प्लैनेट है वो ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है वॉन्डरर्स, मतलब कि जो घूमते रहते हैं ऐसे, मतलब मस्ती में, अपनी मस्ती में घूमते रहते हैं। बस वैसा ही है हमारा प्लैनेट अर्थ। क्यों वॉन्डरर है भाई? हमें पता तो है कि वो अर्थ के, सन के अराउंड अर्थ हमारी ऐसे घूमती रहती है, एक तो ऐसे घूमती है और ऐसे 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 राउंड राउंड भी होती रहती है, राइट? सो दैट्स व्हाई प्लैनेट्स आर द वंडर्स। तो ये है हमारे 7 प्लैनेट। कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो जो है ये पहले प्लैनेट हुआ करता था, लेकिन जो प्लैनेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्योंकि ये उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं करता है, तो अब हमने इसको बोला है कि निकलो यहाँ से, अब तुम प्लैनेट हो ही नहीं। तो अब initially when I was in school, I was told there are 9 planets, but जैसे जैसे आप स्कूल में आए ना, वैसे वैसे ये planets फिर 8 ही रह गए। तो ये हैं हमारे ये 8 from Mercury till Neptune, these are the 8 superstars of our solar system, जो कि हैं हमारे 8 प्लैनेट। और इसमें ना बीच में एक बहुत ही सुंदर सा प्लैनेट आपको तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहा होगा, और वो है ये काफी सुंदर सा एक मार्बल दिखाई दे रहा होगा। बस यही मार्बल है हमारा अर्थ। नाउ अब अगर हम अर्थ की बात करें, तो अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं ब्लू प्लैनेट? क्योंकि पहली बात है कि ये 3rd प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। अब जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था कि मेजर पार्ट जो है अर्थ का वो पानी से भरा हुआ है। सो 71% इज वाटर एंड 29% इज लैंड, एंड दिस इज द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट्स लाइफ। अब अगर हम इसको ऊपर से स्पेस से देखें, तो अर्थ हमें दिखाई देता है छोटा सा चमकता हुआ सा शाइनी सा ब्लू कलर का बॉल। ऑल्दो इसमें हमें ग्रीन कलर, व्हाइट भी दिखाई देंगे, बट ये जो ब्लू कलर होता है, सो दिस ब्लू कलर मेजर पोर्शन हमें ब्लू दिखाई देता है, इसलिए हम इसको ब्लू प्लैनेट के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि मेजर पोर्शन इसमें है पानी, ठीक है, और इसीलिए ब्लू प्लैनेट बुलाते हैं। अब वाई अर्थ इज कॉल्ड एज अ ब्लू प्लैनेट, जैसे हमने डिस्कस किया। अब इसमें ना ज्यादा से ज्यादा पानी है, जैसे जो ओशंस में, रिवर्स में, लेक्स में भरा हुआ है, एंड इवन पोलर में ना जो पोलर्स होते हैं, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ना हमें पोलर आइस कैप्स दिखाई देते हैं। सो देन इट अपीयर्स एज अ ब्लू ग्रीन मार्बल ड्यू टू वाटर एंड वेजिटेशन।
ठीक है, तो आप समझ गए। तो मतलब कि ये एक ना बहुत ही सुंदर सा एक छोटा सा मार्बल हमें देखने को मिलता है हमारे स्पेस में। अब अर्थ की फिजिकल ट्रेट्स क्या हैं? तो अर्थ जो है, जैसे बाकी प्लैनेट्स से अगर हम अर्थ को कंपेयर करते हैं तो अर्थ एक डेंसेस्ट प्लैनेट है, मतलब इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, सबसे डेंस प्लैनेट है। इट इज अमंग द लार्जेस्ट 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। तो 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल ये जो वर्ड होता है ना, टेरेस्ट्रियल वर्ड का मतलब इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड जो कि है टेरा, और टेरा का मतलब होता है अर्थ। तो मतलब हमारे पास 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। कौन से हैं, कैसे याद रखोगे? सिंपल सी बात है, पहले 4 प्लैनेट्स का नाम लिख देना, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। तो ये चारों ही टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, और ये जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं इन सब में सबसे बड़ा है हमारा अर्थ। अब इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्यों बुलाते हैं? क्योंकि इन प्लैनेट्स में ना हमें वो सॉलिड और रॉकी सरफेसेस देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली यही वो 4 प्लैनेट्स हैं जिनका सरफेस रॉकी है, इसलिए हम इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बुलाते हैं। सो इट इज द 5th लार्जेस्ट इन ओवरऑल। तो अगर हम सारे 8 प्लैनेट्स को देखें तो उनमें से 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारा अर्थ। सो एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम इज आवर अर्थ। ठीक है, तो ये तो होगी ब्यूटिफिकेशन की बातें। अब हम रिल्म्स ऑफ द अर्थ आते हैं, दैट इज द अर्थ स्फीयर। तो अर्थ की अगर हम रिल्म्स की बात करें तो रिल्म का मतलब क्या होता है? बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स डिविजन्स, या फिर हम इसके जोन्स की बात कर रहे हैं। सो अर्थ 3 मेजर पार्ट से मिलकर बना है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये तीनों क्या है? लिथोस्फीयर, एल फॉर लिथो, एल फॉर लैंड। तो मतलब जो हमारा लैंड है ना, जो अर्थ का जो सरफेस है उसको हम बुलाते हैं लिथोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर है जहां पर पानी है, दैट इज हाइड्रोस्फीयर। एटमॉस्फेयर इज द एयर। तो अर्थ सरफेस के ऊपर, अब जहां हम भी बैठे हैं हम भी हवा में हैं, ठीक है, हमारे पांव जमीन पर है पर हम हवा में हैं। सो दिस एटमॉस्फेयर इज अगेन अ पार्ट ऑफ अर्थ। ठीक है, तो कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं, LHA, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। जब ये तीनों ही कंपोनेंट्स या पार्ट्स या फिर डिविजन्स या जोन्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो ये सपोर्ट करते हैं 4th जोन को, एंड दैट जोन इज द बायोस्फीयर, अ स्फीयर ऑफ लाइफ, अ स्फीयर वेयर द लाइफ एग्जिस्ट्स। सो दैट्स द बायोस्फीयर, जहां पर जिंदगी पॉसिबल है, दैट्स द बायोस्फीयर। अब इस पिक्चर से हम थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो अब अगर हम इसको यहाँ पर देखें, सो ये क्या है? जहां पर पानी है दैट कम्स द हाइड्रोस्फीयर। ये लैंड सरफेस है, ठीक है, ये हमारा सरफेस है, इवन ये सारा हमारा लैंड का सरफेस आता है, राइट। अब इस सरफेस के ऊपर जो हवा है ना, जो एयर है, दैट इज एटमॉस्फेयर। अब लिथोस्फीयर कहाँ है? आप यहाँ पर जियोस्फीयर पढ़ रहे हो, क्या जियोस्फीयर और लिथोस्फीयर सेम होते हैं? नहीं, लिथोस्फीयर इज द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ। तो जहां पर हम रहते हैं ना, जो अर्थ का क्रस्ट है उसे हम लिथोस्फीयर बुलाते हैं। और जियोस्फीयर क्या होता है? जियोस्फीयर इज द टोटल सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, मतलब क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो हमने अर्थ के 3 पार्ट्स पढ़े हैं ना, हमने क्लास 8 में पढ़ा है ये शायद। तो ऐसे अर्थ को ना हमने ऐसे 3 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे बाहर वाले को हम क्रस्ट बुलाते हैं, उससे अंदर वाले को हम मेंटल बुलाते हैं, और सबसे अंदर वाले को हम कोर बुलाते हैं। तो ये जो तीनों सॉलिड पार्ट है ना अर्थ का, इसको हम जियोस्फीयर बुलाते हैं। बट इसमें से वो पार्ट जहां पर हम रहते हैं, विच इज द क्रस्ट, दैट इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो होता है लिथोस्फीयर। तो आई होप आपको लिथोस्फीयर और जियोस्फीयर में डिफरेंस भी समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये अर्थ क्रस्ट है, मतलब या फिर मतलब आप ये बोल सकते हो कि अर्थ क्रस्ट और मेंटल का थोड़ा सा ऊपर का पार्ट, बट इट इज नॉट द कंप्लीट सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। सो these are the 3 parts। अब यही 3 पार्ट्स जो हैं, जब ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पर ये लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं, यहीं पर बायोस्फीयर एग्जिस्ट करता है। तो देखो, अगर पानी की बात करो, पानी कहाँ पर है? ये पानी है, लेकिन कहाँ पर है?
लैंड के ऊपर ही तो है, राइट। हवा कहाँ पर है, हवा कहाँ बह रही है, हवा हमारे आसपास ही तो बह रही है, इसी अर्थ के ऊपर। तो बेसिकली ये तीनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, बायोस्फीयर। पानी इवेपोरेट हुआ, वेपर बना, कहाँ गया, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स बने, पानी बारिश की फॉर्म में नीचे आए, कहाँ गिरा, अर्थ लिथोस्फीयर पे और हाइड्रोस्फीयर पे। सो बेसिकली these three components are interacting with each other और वो बना रहे हैं बायोस्फीयर। आगे बढ़ते हैं, नाउ द रिल्म्स ऑफ द अर्थ में ही अब आते हैं इन्हीं तीनों पर, जहां पर हम जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लेकिन फिर भी थोड़ा सा और करती हूँ, दैट दीज थ्री हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोस्फीयर की डेफिनेशन गलत लिखी है, सॉरी स्पेलिंग गलत लिखी है। सो हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर, all of them when they interact with each other ये बनाते हैं एक perfect place to live in which is the biosphere। तो इन सभी में there is constant exchange of matter and energy। तो ये जो डायग्राम है ना, ये एक्चुअली एक perfect combination meal है, जहां पर we can write lithosphere, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ, lithosphere plus hydrosphere plus atmosphere is equal to biosphere। तो ये तीनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और इनकी सपोर्ट से ही बायोस्फीयर बनता है। अब हर एक जो कंपोनेंट है या फिर डिवीजन है या पार्ट है, हम उसको डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग विद द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है, जैसे हमने बोला कि अर्थ का जो सरफेस है, लिथोस्फीयर में अर्थ का क्रस्ट आता है और थोड़ा बहुत आप मान लो कि अपर पार्ट ऑफ द मेंटल भी आता है, बस इतना ही आता है, पूरा अर्थ नहीं आता है। सो लिथोस्फीयर एक रॉकी शेल है, एक सॉलिड क्रस्ट है अर्थ का, जिसमें माउंटेन्स हमें देखने को मिलती हैं, वैलीज हैं, इवन ये जो ओशन का फ्लोर होता है ना, दिस इज ऑल्सो द लिथोस्फीयर। Now what it is made up of? So it is made up of igneous rocks, sedimentary and metamorphic। तो इन तीनों का डिफरेंस क्लास 8 में पढ़ा है, रिकॉल करें। igneous rocks क्या होती हैं, जो मैग्मा या लावा से बनती हैं, ठीक है। तो जब लावा निकलता है तो उससे कुछ रॉक्स बनती हैं, सो दैट्स द igneous rock। फिर सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें तो होता क्या है कि जैसे अगर हमारे पास बुक्स हैं, ठीक है, हमारे पास पुरानी बुक्स हैं, वो नीचे रखी हुई हैं, हम ऊपर से नई बुक्स रखते जाएं, तो जो नीचे वाली बुक्स हैं वो तो दब रही हैं ना ऊपर की लेयर्स के नीचे। बस वैसे ही सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं कि मतलब ऊपर से कुछ उनके ऊपर आता जा रहा है, डिपॉजिट होता जा रहा है और वो नीचे सेडिमेंट होती जा रही है, नीचे सबसे नीचे वाली लेयर में या काफी नीचे वाली लेयर में हमें जो रॉक्स दिखाई देती हैं। फिर आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में। मेटामॉर्फिक रॉक्स वो होती हैं जो मॉडिफाइड होती हैं, एम फॉर मेटामॉर्फिक एंड एम फॉर मॉडिफाइड। मॉडिफाइड बाय व्हाट, मॉडिफाइड बाय हीट और प्रेशर। जो काफी सारा हीट और प्रेशर से जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स मॉडिफाई हो जाती हैं, सो दे आर द मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो समझ आ गया, तीनों समझ आ गए। तो बस इन्हीं तीनों रॉक्स से, क्योंकि ये रॉक की सॉलिड सरफेस है, तो बस इन्हीं तीनों रॉक से मिलकर क्या बना होता है, हमारा लिथोस्फीयर। सिंपल, ठीक है। कोई डाउट है किसी को तो यू नो वेयर टू कम, आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्न हब स्वयं। अब बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर की, मतलब हम उस लेयर की बात करने वाले हैं अर्थ के ऊपर जहां पर पानी है। सो इट इज द वाटरी प्लैनेट बेसिकली। सो दैट इज व्हाट वी कॉल, राइट, अर्थ इज अ ब्लू प्लैनेट। व्हाई? बिकॉज 70% ऑफ द अर्थ इज वाटर, 71% एंड 29% इज लैंड। तो इसमें क्या आता है, इसमें ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, ग्लेशियर्स सब कुछ आता है हाइड्रोस्फीयर में। तो ये एक ना परफेक्ट कॉम्बिनेशन की तरह है। मतलब अगर हम पानी को देखें तो पानी एज सॉलिड भी होता है, मतलब आइस में, ग्लेशियर्स में, ठीक है, वो सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है। देन इट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ऑल्सो, ठीक है, जो पानी हम पीते हैं लिक्विड ही है। और गैसियस फॉर्म में भी होता है, जो वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में होते हैं। सो दैट, सॉरी, गैसियस फॉर्म वही हुई वाटर वेपर्स वाली फॉर्म। तो बेसिकली ये तीनों फॉर्म में पानी प्रेजेंट होता है हमारे अर्थ सरफेस पर। और दिस हाइड्रोस्फीयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? ये दोनों पॉइंट्स आप लिखोगे, द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर। कैसे? इट हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। तो होता क्या है, दिन में धूप है, ठीक है, तो जो वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, वो क्या कर रही हैं, जैसे अगर हम ओशंस की बात करते हैं तो ओशंस क्या करते हैं, वो सन की हीट को ना, दिन में जब धूप होती है तो सन की हीट को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। अब जैसे जैसे सन
सेट होने लगता है, ये सेट हो जाता है। अब उसके बाद क्योंकि सन चला गया, तो अब ऐसा नहीं होता कि धूप गई और एकदम से ऐसे कड़कड़ाती ठंड हो गई, मतलब दिन में 40 डिग्री टेम्परेचर था और अब रात हुई तो अब हम -40 पे पहुंच गए, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो एवरेज टेम्परेचर जो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर्स होते हैं उनमें फर्क होता है, बट बहुत ज्यादा मतलब फर्क नहीं होता है, टेम्परेचर रेंज बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो होता क्या है कि दिन भर उन्होंने धूप जम के सोख ली अपने अंदर, अब जब सनसेट हुआ तो अब ये ना धीरे धीरे इस जो उन्होंने हीट एब्जॉर्ब की होती है सन से, तो ओशन धीरे 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 उनको रिलीज करने लगते हैं उस हीट को। तो उससे क्या होता है कि जैसे ही सनसेट होता है तो सनसेट के बाद एकदम से ठंड नहीं होती है, धीरे धीरे टेम्परेचर जो है वो लो होने लगता है, लेकिन जब वो लो होता है तो यहाँ से जो ओशंस हैं वो अपनी हीट को रिलीज करते हैं। सो दिस इज हाउ इट हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। नाउ इट सपोर्ट्स वाटर साइकिल एज वेल, ठीक है। अब वाटर साइकिल को ये कैसे सपोर्ट करता है, तो वाटर साइकिल में क्या होता है कि अब पानी है, ठीक है, ओशन लैंड, अब जैसे ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो जो वाटर में जो फर्स्ट जो टॉप लेयर होती है वो वहां पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी के, वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और वो वेपर बन जाएंगे, वेपर बन के वो कहाँ चले जाएंगे, आसमान में चले जाएंगे। अब ऊपर जाएंगे फिर वो ठंडे हो जाएंगे और एक साथ बहुत सारे वाटर वेपर मिलके क्लाउड्स बना देंगे। अब क्या होगा कि जब क्लाउड हैवी हो जाएगा तो बारिश, वो रेन की फॉर्म में पानी नीचे आ जाएगा। सो दिस इज हाउ दिस वाटर साइकिल इज also balanced by the hydrosphere, so it supports water cycle as well। अब बात करते हैं थर्ड कंपोनेंट की, which is the hydrosphere, जो कि एक इनविजिबल शील्ड की तरह होता है। तो ये जो एटमॉस्फेयर होता है ना, ये हमारी अर्थ का एक इनविजिबल ब्लैंकेट है, एक ऐसा ब्लैंकेट जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से भी बचाता है। तो इसका मतलब ये है कि जितना जरूरी है कि हम अपनी अर्थ सरफेस को प्रोटेक्ट करें, जितना जरूरी ये है कि हम अपने हाइड्रोस्फीयर को प्रोटेक्ट करें, पानी को प्रोटेक्ट करें, उतना ही जरूरी है कि हम एटमॉस्फेयर को भी प्रोटेक्ट करें। क्यों? क्योंकि ये हमें सन की वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। तो एटमॉस्फेयर होता क्या है? इट इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। कौन कौन सी गैसेस? मैक्सिमम इज 78% विच इज नाइट्रोजन, 21% इज ऑक्सीजन एंड रेस्ट इंक्लूड्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गन, ठीक है। तो इट फंक्शंस, इसका फंक्शन क्या है? ये एक तो यूवी रेज को ब्लॉक कर रहा है, बिकॉज वी नो दैट दीज यूवी रेज आर वेरी वेरी हार्मफुल टू अस। इससे बहुत ज्यादा बीमारियां, इवन ये स्किन कैंसर्स भी होते हैं। देन इट मेंटेन्स द हीट बैलेंस, ठीक है। तो अब जब शाम हो गई तो ओशंस ने भी पानी में हीट को एब्जॉर्ब किया था, और वैसे ही अर्थ में ना जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं वो भी जब सन की रेज गिरती हैं अर्थ के ऊपर, तो वो ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी रेज जो है वो वापस, मतलब वो सारी की सारी हीट जो है वो चली जाती है। तो होता क्या है कि जब दिन में सूरज आता है, ठीक है, सनराइज हुआ तो हीट अर्थ पे आने लगी, करेक्ट। जब सन सेट हुआ तो अब सन की रेज नहीं आ रही है, लेकिन एटमॉस्फेयर की लेयर्स कुछ हीट को अपने अंदर ट्रैप करके रखती हैं। इसकी वजह से सडन टेम्परेचर ड्रॉप्स नहीं होते हैं। तो आप देख रहे हो जितने इंपॉर्टेंट ओशंस है उतने ही इंपॉर्टेंट हमारा एटमॉस्फेयर भी है। सो इट एनेबल्स वेदर एंड विंड। तो वेदर एंड विंड का क्या कनेक्शन है मतलब एटमॉस्फेयर के साथ? मुझे कुछ समझ नहीं आया, आपको आया? नहीं आया? मैं समझाती हूँ, मुझे थोड़ा सा आ गया, ठीक है। तो जैसे अगर हम हीट बैलेंस की बात करें तो ये एक ना ग्रीन हाउस इफेक्ट है कि जो हीट अंदर आई है कुछ एस्केप हो जाएगी, लेकिन सारी एस्केप नहीं होगी, जिससे टेम्परेचर बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं होगा सनसेट के बाद। वेदर और विंड में क्या होता है कि अब सन जो है वो सारी अर्थ को इक्वली हीट नहीं करता है, ठीक है। तो अनइवन हीटिंग होती है हमारे अर्थ सरफेस पर, ठीक है। अब इसी अनइवन हीटिंग की वजह से हवा चलती है, ताकि ये जो हवा जब चलेगी तो मिक्सिंग हो जाए, ठीक है, गर्म और ठंडी हवा की मिक्सिंग हो जाए और एक प्लेजेंट सा एटमॉस्फेयर या प्लेजेंट सा वेदर बना रहे हमारे आसपास। क्योंकि ये अनइवन हीटिंग होती है इसलिए हवा चलती है, और इसी वजह से इवेपोरेशन भी होती है, और जब इवेपोरेशन होती है तो ऊपर जाता है पानी,
क्लाउड्स बनते हैं और फिर रेन आती है. सो दिस इज हाउ इट एनेबल्स वेदर एंड विंड. नाउ इट सपोर्ट्स लाइफ थ्रू ऑक्सीजन. तो हमने देखा है कि कैसे जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. सो ऑक्सीजन इज 21% इन द एटमॉस्फेयर विच इनेबल्स अस टू ब्रीथ. ठीक है, सो इट इनेबल्स अस टू ब्रीथ. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अब एयर होती कैसी है? तो एयर को अगर हम देखें, आप अपने आसपास ऐसे देखो कि आपको हवा दिखाई दे रही है. मुझे तो नहीं दिखाई दे रही, आपको दिखाई दी, लेकिन है हमारे पास बट दिखाई नहीं दी. सो इट इज कलरलेस. कोई स्मेल आ रही है? नहीं आ रही है, मुझे तो नहीं आ रही है. सो इट इज ओडरलेस. और टेस्ट करके देखो, टंग बाहर निकालो, थोड़ी सी टेस्ट करो, हाँ करो, और एयर को अंदर ले जाने की कोशिश करो. क्या कोई टेस्ट आया? नहीं. सो इट इज टेस्टलेस एज वेल. तो बेसिकली एक इलास्टिक और कंप्रेसिबल नेचर की भी होती है एंड वी ओनली फील इट. हमें तभी पता चलता है कि हवा है जब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलती है. ठीक है, हमारे ऊपर हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि हमारे ऊपर एक एयर कॉलम होता है. क्लास 8 की फिजिक्स में पढ़ा है, एक एयर कॉलम होता है, लेकिन उसका हमें पता नहीं चलता है. लेकिन जब हवा हॉरिजॉन्टल मोशन में मूव करती है तो उससे हमें पता चलता है कि हवा है. जैसे कई बार होता है ना कि बाहर जाओ, जैसे गर्मियों में जाओ, बहुत गर्मी लग रही है और वहीं हवा चलना शुरू हो जाए तो हमें पत्ते पेड़ ऐसे ऐसे घूमते फिरते नजर आते हैं. तो हमें पता चलता है कि हाँ, अगर ना भी दिखाई दे पेड़ पौधे ऐसे झूलते हुए तो भी हमें पता चल जाता है कि हाँ हवा चल रही है. राइट, वही वो टाइम सोचो जब कोई मूवमेंट है, कोई पत्ता तक नहीं हिल रहा है और बिल्कुल एकदम शांति है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है. सो दैट इज द केस जब हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे पास हवा है. वो होती है बट हमें फील नहीं होती है. तो वी ओनली फील एयर व्हेन इट इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. और उस मोशन में जब हवा होती है तो उसे हम विंड बुलाते हैं. ठीक है, तो हवा का भी मूड होता है. जब उसका मन करता है तब वो चलती है, जब उसका मन नहीं करता है तो वो आराम से एक जगह बैठी रहती है और रिलैक्स करती है. अब अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें ना, तो एंशियंट टाइम में कुछ मिथ्स थी अर्थ सरफेस के बारे में. हमने डिस्कस किया है अपनी बिगनिंग में भी, तो उसी को हम फिर से देखने जा रहे हैं. तो एंशियंट टाइम्स में ये बोला जाता था कि लोगों को लगता था कि अर्थ फ्लैट है. कैसे? जैसे एक टेबल होता है या फिर एक थाली होती है, बिल्कुल वैसा है. लेकिन तो लोगों को ये भी डर लगा रहता था कि कहीं वो निकले एडवेंचर पर, शिप में चले गए अगर वो सेलिंग करने, और कहीं आगे जाके कुछ ऐसा हो गया कि तो आगे जाके कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो साइड पर पहुंच जाए और वहां से वो नीचे गिर जाए. ठीक है, तो उनको ये भी डर लगता था. लेकिन एक एक्सप्लोरर थे जिनका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस. हमने सुना है कोलंबस कोलंबस छुट्टी है आई, एक गाना होता था बहुत पहले पुराना. ठीक है, यूट्यूब में डाल के देखना, समझ आएगा, सुनना उसको. तो उन्होंने ना काफी समझाने की कोशिश की लोगों को कि नहीं भाई, अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ गोल है. बहुत कन्विंस किया, लेकिन लोग जो थे ना वो तो मतलब बिल्कुल नहीं माने. उनको लगा कि बस साइड पे जाएंगे और धमाधम हम सब नीचे गिरते जाएंगे अर्थ से. ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर मैगेलन नाम के एक एक्सप्लोरर आए, वो एक्सपीडिशन पर निकले 1519 में. तो उनका मैगेलन्स ग्रेट वॉयज था. तो उन्होंने जब वो एक्सपीडिशन पर निकले तो वो एक जगह से उन्होंने शुरू किया और उन्होंने कहा कि मैं पूरी दुनिया घूम के वापस यहीं आऊंगा. हुआ क्या कि वो जहां से चले थे वो वहीं पर वापस आ गए और इस तरह उन्होंने प्रूव कर दिया कि अर्थ राउंड है, अर्थ फ्लैट बिल्कुल भी नहीं है. सो आज के टाइम पर हमें और कंफर्मेशन कैसे मिलती है? तो आज के टाइम पर हमें सैटेलाइट्स और स्पेस मिशंस ने भी साइंटिफिकली ये कंफर्म कर दिया है कि हमारी अर्थ फ्लैट नहीं बल्कि एक स्फीयर के फॉर्म में है. वो भी कैसा स्फीयर है वो भी हम पढ़ेंगे, अभी आगे सब कुछ आएगा. तो ऐसे कुछ वो एक सफर पर निकले थे जिससे उन्होंने ये बात प्रूव की थी लोगों को. अब अगर हम अर्थ का ना ट्रू शेप देखें तो एक बॉल कैसी होती है? ठीक है, सबने देखी है. ठीक है, या एक स्फीयर कैसा होता है? परफेक्टली गोल, है ना. मेरा इतना बना नहीं, आप बना लेना. ठीक है, परफेक्टली गोल. बट ये प्रूव किया गया, ठीक है, कि अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है. आपने कोई मोटा सा इंसान देखा है जो ना मतलब
फेस और लेग्स पतली हैं, मतलब इतना सा हिस्सा पतला है और लेग्स वाला हिस्सा भी एकदम पतला है, लेकिन ये जो टमी वाला पोर्शन है ना, ये बहुत ज्यादा गोल है, मतलब यहीं पर सारा फैट जो है वो डिपॉजिट हो रखा है, जैसे आप इस फोटो में देख रहे हो। ठीक है, तो अर्थ को भी ना कुछ ऐसा ही माना जाता है, एग्जैक्टली एक इंसान की तरह तो नहीं, बट एक ऐसे कि उसका जो इक्वेटर वाला पोर्शन है, मतलब इक्वेटर कहाँ पर आता है, तो अगर मैं अर्थ को ले लूं, ठीक है, सो दिस इज इक्वेटर पोर्शन, ठीक है, और ये है हमारे पोल्स, जहां इसको हम नॉर्थ पोल और इसको हम साउथ पोल बुलाते हैं। तो ये बोला जाता है कि अर्थ इज एन ओब्लेट स्फीरॉइड, मतलब कि इक्वेटर्स पे ये बाहर की तरफ को बल्ज हो रहा है, ठीक है, ऐसे को बल्ज हो रहा है, वहीं पर पोल्स की तरफ को ना ये थोड़ा ऐसे फ्लैट होता जाता है, समझ गए। सो दिस पिक्चर वाज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हम कैसे अर्थ की शेप को थोड़ा सा समझ सकते हैं या थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। सो दैट वाज द ओनली पर्पस ऑफ दिस पिक्चर। नाउ इन पूरी चीजों को, मतलब इक्वेटर को, पोल्स को, इन पोल टू पोल को पूरा इनको मेजर किया गया, तो हमारे पास नंबर्स भी हैं जो इस बात का प्रूफ है कि अर्थ एक परफेक्ट स्क्वायर ना होके एक ऑब्लेट स्फीरॉइड है। मतलब कि अगर हम इक्वेटर का डायमीटर देखें, ठीक है, तो अर्थ गोल है, तो अगर हम इक्वेटर की बात करें तो ये जो आप मोटी सी एक गोल्डन, येलोइश गोल्डन लाइन देख रहे हो, सो दिस इज इक्वेटर। तो जब इस पूरे इक्वेटर को, तो हम यहां से चलते हैं, ठीक है, सो यहां से हम चले और जब इसको वापस आके मेजर किया हमने बिल्कुल यहीं तक, तो हमें पता चला कि जो टोटल इक्वेटर का डिस्टेंस है दैट इज 12,757 किलोमीटर्स। और वहीं पर जब पोल टू पोल, मतलब एक पोल से दूसरे पोल तक का डिस्टेंस देखा गया, सो दैट केम आउट टू बी 12,714 किलोमीटर। तो दोनों में कितना डिफरेंस था? 43 किलोमीटर। तो दिस प्रूव्स दैट कि जो अर्थ है इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट स्क्वायर बट अ स्फीयर, इट इज सम ऑब्लेट स्फीयर, ठीक है, जो इक्वेटर में जो बाहर को बल्ज आउट हो रहा है, ऐसे बल्ज आउट हो रहा है, और अगर पोल्स पे देखें तो वो ऐसे एकदम नैरो सा हो रहा है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गया। तो ये जो नंबर्स हैं ये आप जरूर याद रखना। नाउ कमिंग ऑन टू द वर्ड जियोइड, व्हाट इज दिस वर्ड जियोइड? जियोइड वर्ड का मतलब होता है समथिंग ऑफ अर्थ शेप, ठीक है, तो मीनिंग अर्थ शेप्ड, तो इट रिफ्लेक्ट्स अर्थ इरेगुलर बट राउंडेड फॉर्म। मतलब ये एक ऐसी शेप है ना जो ना तो गोल है ना तो कुछ वियर्ड है, बट वो एक इम्परफेक्ट सी पर परफेक्ट अर्थ शेप की है। सो इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब अर्थ के ऊपर भी देखें तो अर्थ, जैसे अगर मैं इस ग्लोब को देख रही हूं, सो अर्थ इज नॉट दिस स्मूथ, करेक्ट। तो अर्थ सरफेस पे माउंटेन्स हैं, फिर ओशियंस हैं। अब जैसे ये पानी वाला रीजन है, ये ऐसा थोड़ा ना होगा, ये तो नीचे जाके कहीं अर्थ सरफेस होगा, मतलब ये एक ऐसी खाई सी होगी जिसमें ये पानी भरा हुआ है। वहीं पर अब यहाँ पर आओ जरा, क्या क्या पढ़ा है हमने? हाँ चलो, यूरोप तो बड़ा ऊपर रह गया, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर आते हैं, जैसे यहाँ पर है साउथ अमेरिका में, हमने यहाँ पर एक पूरी रेंज पढ़ी है, ठीक है, एक माउंटेन पढ़ी है, राइट। तो ये जो माउंटेन है, अब जहां पर माउंटेन है वो भी तो ऐसे को है, राइट, मतलब उठा हुआ सा एक पोर्शन है अर्थ सरफेस का। सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, करेक्ट। तो ये एक जियोइड शेप, एक खुद में एक इम्परफेक्टली परफेक्ट शेप है। सो हाउ डू वी नो नाउ द अर्थ इज राउंड? अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कुछ ऐसा केस बेस्ड क्वेश्चन दे दिया कि आप एक एक्सप्लोरर हो, आप गए हो एक्सपेडिशन पे, अब आप बताओ, आप लोगों को कन्विंस करो कोई भी दो रीजन देकर कि अर्थ जो है वो स्फीयर, एक परफेक्ट स्फीयर भी नहीं है, मतलब राउंड शेप है, बस इतना सा एक्सप्लेन कर दो। तो आप कैसे करोगे? तो हमारे पास कुछ 6-7 प्रूफ्स हैं इस बात के, रीजंस हैं जिससे हम ये बोल सकते हैं कि अर्थ राउंड है। उन्हीं के बारे में अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है सेलेस्टियल बॉडीज आर स्फेरिकल। तो सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि अर्थ है, सन है, मून है, बाकी प्लैनेट्स हैं, तो अगर हम इन सबको देखें स्पेस में तो ये सब ना गोल हैं, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि सोलर सिस्टम में अकेला अर्थ ऐसा प्लैनेट होगा जो रेक्टेंगल शेप का होगा, है ना, ऐसा तो है नहीं, या स्क्वायर होगा या ट्रायंगल होगा। तो सारी ही सेलेस्टियल बॉडीज राउंड स्फेरिकल होती हैं और ये भी स्फेरिकल ही है। सो लाइक मून, सन एंड एवरीथिंग, सो अर्थ इज नॉट एन एक्सेप्शन,
ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि जब हम सेलेस्टियल बॉडीज की, हम स्पेस में किसी भी बॉडी की बात करते हैं ना, तो क्योंकि हर बॉडी जो है ना उसकी अपनी एक ग्रेविटी होती है। तो जैसे एक बड़ा सा गोला है, उस गोले में एक ऐसी इनविजिबल सी फोर्स है जो हर चीज को अंदर की तरफ को खींच रही है। जैसे कि अगर मैं इस ग्लोब की बात करूं तो ये हमारा अर्थ है, तो अगर इस अर्थ की बात करूं तो इस अर्थ का जो अंदर सेंटर है ना, सेंटर की तरफ को एक इनविजिबल सी फोर्स है जो बाहर की सारी चीजों को अंदर की तरफ खींच रही है, जो इन सेलेस्टियल बॉडीज को स्फेरिकल बनाती है। और वो क्या है इनविजिबल फोर्स? दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सेकेंड इज सर्कमनेविगेशन ऑफ द अर्थ। तो जब एक्सप्लोरर ने, जैसे हमने बात की थी, तो जब मैगेलन घूमने निकले एक्सपेडिशन पर, तो हो सकता था कि वो कहीं पर गिर जाते, मतलब चल रहे थे शिप में जा रहे थे, ले धूमधाम सारे गिर गए, ठीक है। अगला एक्सप्लोरर गया, वो भी गिर गया, ठीक है। उससे अगला गया, वो भी गिर गया। बट ऐसा नहीं हुआ। व्हाई? बिकॉज अर्थ इज राउंड, अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। सो एक्सप्लोरर्स हैड ट्रैवल्ड अराउंड द वर्ल्ड और वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिले हैं। तो इट इज ओनली पॉसिबल जब कोई बॉडी स्फेरिकल होगी, तभी ये चीज पॉसिबल है। नेक्स्ट इज दिस लाइन ऑफ विजिबिलिटी इंक्रीजेस विद हाइट, ठीक है। तो मतलब कि अगर मैं यहां पर हूं, ठीक है, मैं कहाँ मानूं अपने आप को, ठीक है, मैं यहाँ मानती हूँ, कैसे मानूं, ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ, मैं कहीं चल रही हूँ, आपको दिखाई दे रही हूँ, मैं यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही हूँ। अब मैं ऐसे धीरे 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 यहाँ पर ऊपर को आई, तो अब आपकी विजिबिलिटी इंप्रूव हुई कि नहीं हुई? आपको अच्छे से दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? बस वही रीजन है, क्योंकि ये स्फीयर है, ठीक है। अगर ये फ्लैट होता, मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर पहुंच गई, आपको उतनी दिखाई दे रही हूँ। लेकिन जब मैं स्फीयर में, मैं चली थी यहाँ पर अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में अंगोला से नहीं, क्या है, नामीबिया से मैं चली, तो नामीबिया से मैं चली ऊपर 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 को, अब मैं पहुंच गई हूँ ईरान में, ईरान से मैं अब कजाकिस्तान में पहुंच गई हूँ। तो आपकी विजिबिलिटी इंप्रूव हुई ना। तो बेसिकली क्योंकि एक स्फीयर है, तो स्फेरिकल बॉडी है, तो जैसे हम हाइट पर जाते हैं वैसे ही हम डिस्टेंट विजन जो है वो और ज्यादा क्लियरली देख पाते हैं। अगेन दिस प्रूव दिस, ठीक है। सो ऑन अ कर्व्ड अर्थ द मास्ट ऑफ द शिप अपीयर्स बिफोर द हल, ठीक है। तो मतलब जो ऊपर वाला एरिया है शिप का, अब अगर आप खड़े हो, मतलब अब आप जहां पर शिप ने आना है, ठीक है, वहां पर आप खड़े हो, तो आप देखोगे कि शिप आपको दूर से आती हुई दिखाई दे रही है। पहले वो थोड़ी सी, पहले मास्क दिखाई देगा और फिर धीरे 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 ऐसा लगेगा कि नीचे से चढ़ती हुई शिप ऊपर को आ रही है, और अब आपको वो शिप धीरे धीरे पूरी क्लियरली दिखाई देने लग गई। सो दिस इज बिकॉज इट इज अर्थ इज अ कर्व्ड सरफेस। नाउ कमिंग ऑन टू सनसेट एंड सनराइज। अब मान लो कि अर्थ फ्लैट होती, ठीक है, तो यहां पर सनराइज हुआ, तो इसका मतलब है कि जितना भी अर्थ का सरफेस है पूरी जगह सनराइज होना चाहिए था, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि अगर अभी हमारे यहाँ पर दिन है तो अमेरिका में रात है? क्यों? क्योंकि सन सब जगह एक टाइम पर नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो इसलिए सन राइजेस एंड सेट्स एट डिफरेंट टाइम्स अराउंड द वर्ल्ड बिकॉज अर्थ इज राउंड। तो अगर अभी मैं फिर से आ जाओ ग्लोब पे, ठीक है, अभी यहाँ पर है, ये कौन सा एरिया है, चलो हम इंडिया में पहुंच जाते हैं, ठीक है। अभी इंडिया को धूप मिल रही है, इंडिया में दिन है, लेकिन मेरी तरफ है अमेरिका और साउथ अमेरिका, यहाँ पर तो दोनों में रात है। अब क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे भी घूम रही है, तो अब इंडिया में हो गई रात, लेकिन अमेरिका में क्या हो गई, सुबह हो गई, राइट। सो दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज, क्योंकि सन तो नहीं घूम रहा है, घूम तो सिर्फ अर्थ ही रही है। सो दिस इज पॉसिबल बिकॉज अर्थ is curved and it has a rotating nature. So this also proves कि अर्थ जो है वो एक राउंड शेप में है। So on flat earth sunrise and sunset would be possible at the same time throughout the earth, लेकिन ऐसा हम देखते नहीं हैं। Now horizon is circular। जो हमारा horizon होता है ना वो भी सर्कुलर होता है। कैसे? अब अगर ना आप जैसे, अगर आप मान लो इस शिप के ऊपर हो, आप इस शिप की ना डेक के ऊपर चढ़ जाओ। अब अगर आप इस डेक पे या किसी भी ऊंचे से जगह पर हो शिप में, तो आपको ना शिप जो होराइजन है ना वो हमेशा ऐसा कर्व्ड ही दिखाई देगा, वो कभी ऐसा सीधा या स्ट्रेट लाइन में नहीं दिखाई देता है। सो दिस ऑल्सो प्रूव्स दैट अर्थ इज नॉट
फ्लैट बट इट इज कर्व्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ अर्थ सरफेस इज कर्व्ड, तो equal poles appear uneven on the curved surface. The middle pole seems to be taller due to earth curve. अब यहाँ पर अर्थ के सरफेस पे ना हमने तीन क्या लगा दिए, तीन हमने पोल्स लगा दिए। अब इक्वल पोल्स जो हैं वो हमें अनइवन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो मिडिल पोल है वो हमें थोड़ा ऊंचा दिखाई दे रहा है। व्हाई, ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर बताओ। तो सर्वेयर्स ने जब ये तीन पोल्स लगाए अर्थ सरफेस के ऊपर, और जब हम उनको दूर से देख रहे थे ना, तो हमें बीच वाला जो पोल है वो ज्यादा हाइट पे दिखाई दे रहा है, मतलब वो हमें ऊंचा दिखाई दे रहा था। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो एक कर्व्ड सरफेस है। क्योंकि कर्व्ड है तो बीच वाला पोर्शन मतलब ऐसे कर्व में है, ठीक है, एक ऐसे देखो इस कर्व में हमने लगा दिया है तीन पोल्स को, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा पोल है, जो बीच वाला हमारा पोल है, वो हमें ऊपर दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो देखा जाए तो इस कर्व्ड सरफेस के ऊपर वाले हिस्से में है, मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट है ना इस कर्व्ड सरफेस का उसमें है। तो इसलिए ये हमें क्या दिखाई देता है, ये हमें दिखाई देता है एक जो बी पोल है वो हमें ऊंचा दिखाई दे रहा है एज कंपेयर टू ए एंड सी। नाउ द लूनर एक्लिप्स, तो लूनर एक्लिप्स में क्या होता है कि ड्यूरिंग लूनर एक्लिप्स अर्थ कास्ट्स अ सर्कुलर शैडो ऑन द मून। पढ़ा है ना, लूनर एक्लिप्स इज मून वाला एक्लिप्स जिसमें अर्थ सेंटर में है, सन है और यहाँ पर मून है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अब ये मून यहाँ पर घूम रहा है, ठीक है। मून के ऊपर जो अर्थ की शैडो पड़ती है इट इज सर्कुलर, इट इज नॉट द फ्लैट ऐसे शैडो नहीं पड़ रही कि अगर मैंने ये पेन पकड़ा है तो यहाँ पर अगर टेबल पे पीछे से मैं लाइट इसके ऊपर लाइट फ्लैश करूं तो यहाँ पर जब इसकी शैडो बने तो मुझे ऐसी फ्लैट शैडो नहीं दिखाई देगी, बिकॉज अर्थ इज सर्कुलर। तो मून के ऊपर जो उसकी शैडो बनती है वो भी एक सर्कुलर शैडो ही बनती है या एक कर्व्ड शैडो ही बनती है। तो नो मैटर क्या एंगल है, कहाँ से अर्थ की शैडो पड़ रही है मून के ऊपर, इट विल ऑलवेज बी अ सर्कुलर शैडो, एक कर्व्ड शेप में ही हमें वो शैडो दिखाई देगी। नाउ स्पेस एंड सैटेलाइट इमेजेस, तो अब तो मतलब साइंटिफिकली एरियल फोटोशूट से जो सैटेलाइट्स की इमेजेस हैं उन सब से ये बहुत अच्छे से प्रूव हो चुका है कि अर्थ जो है वो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। So images taken from the space crafts and moon confirms the spherical shape of the earth. So all these things prove that earth is not a flat surface, it is a spherical surface, it has a spherical shape, ठीक है। Although it is not बिल्कुल even नहीं है, ठीक है, इट इज एन ऑब्लेट स्फेरॉइड जहां पर इक्वेटर बल्ज आउट हो रहा है बाहर और पोल्स थोड़े हमें फ्लैट देखने को मिलते हैं। सो आई होप नाउ यू विल बी एबल टू आंसर कि व्हाई, हाउ डू वी नो दैट अर्थ इज राउंड। So this was all from our today's session. I hope you understood the complete concept. जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है, there are few more things which are left in the chapter, so we will study those in the coming session. Till then you all take care and as you all know, learn का मतलब free है पर best है।